धरती से वो 29.5 डेज में नजर आती है, लेकिन एक्चुअली में धरती से अगर कोई स्पेस में जाके उस चंद्रमा के देखे ना केवल कि हाँ चंद्रमा धरती को कितना चक्कर लगा रहा है, तो एक्चुअली 27 दिन होंगे। मतलब जब धरती अपनी 24 घंटे में एक रेवोल्यूशन पूरा करती है ना, ऐसे 27 रेवोल्यूशन पूरा कर लेती है ना, तब चंद्रमा जहां से चलाता है ना वहीं पे आ जाता है। लेकिन धरती से जो ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें 2.5 दिन का डिले नजर आता है। ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिक इक्वेशन है, जब आप देखोगे ना थोड़ा वीडियो या कुछ एनिमेशन में देखो तब आपको थोड़ा समझ में आएगा ये चीज। ठीक ये है, तो बहुत बढ़िया बात है। ये तो मैं भी सोचता था एक्चुअली कि 29.5 है और 27 दिन, क्योंकि ये चीज मैं अभी एक वीडियो में देखा था कि 27, उसमें शॉर्ट्स था यूट्यूब का, उसमें बता रहे थे कि 27 दिन में चंद्रमा करती है। लेकिन फिर भी मेरा थोड़ा सा, मैं सोच रहा था कि हम लोग 29.5 क्यों, क्योंकि ये तो कैलकुलेटेड है। लेकिन अब हाँ समझ आ तो रहा ये है कि एक्चुअली, हाँ 29.5 ये हमें धरती से ऑब्जर्व होते हैं, लेकिन हम ऊपर हाँ, स्पेस में अगर चले जाए ना तो ये 29.5 हमें नहीं दिखेंगे। बिल्कुल। ओहो, हम्म, ओके। तो तो एक्चुअल क्या, 27 होता है, तो वो अगर उस तरीके से अगर धरती के मूवमेंट के हिसाब से कंट्रोल किया जाए तो अब ये देखो कि हम्म, 27 नक्षत्र हमें तब भी बताते हैं। मतलब हमारी गणना में चंद्रमा की 27 पत्नियां थी। अच्छा, हाँ मतलब 27 नक्षत्र को हमने ऑलरेडी पहले ही माना हुआ था कि 27 नक्षत्र की कैलकुलेशन हमारे पास थी, और इतनी एक्यूरेसी से पता था, इसलिए हमें 27 नक्षत्र बोले गए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी हो रहा है। अभी मैंने आपको 108 का मल्टी वो बताया था, आप एलसीएम निकालो 27, 12 राशियां और 27 नक्षत्र, इसका एलसीएम निकालो, लघुत्तम समापत्ति 108 आएगा आपका, 108। तो आप कह सकते हो दोबारा यहाँ पे भी कि जो सेलेस्टिकल बॉडी का जो एक मूवमेंट एलसीएम क्यों निकालते हैं कि एक पैटर्न कितने टाइम्स के बाद दोबारा रिपीट होगा। मतलब कहने को 12 राशियां और 27 नक्षत्र की कैलकुलेशन को आप एलसीएम निकालते हो तो 108 आता है। 108 का मतलब 108 साल के बाद हमारा पंचांग दोबारा सेम टू सेम रिपीट होगा। तो ओके। मतलब कि मोटा मोटा पूरा यूनिवर्स हर 108 साल में सेम रिदम में आ जाता है, चाहे कि हर साल में कुछ ना कुछ एरर ऐड होती रहती है, लेकिन 108 ईयर होने के बाद वो जो चंद्र ईयर 108 चंद्र ईयर हो जाते हैं, अपने आप वो काउंटर फिट हो जाता है, और 108 के मतलब जो पहला जो चला था ना वो 108 के बाद दोबारा वो पहला वही सेम पोजीशन पे आ जाता है। मतलब वही सेम पंचांग है ना, आप यूज कर सकते हो 108 साल के बाद। जी जी जी, ओके। सॉरी मैं थोड़ा लंबा ले रहा हूँ, लेकिन टॉपिक इतना अच्छा और इंटरेस्टिंग रहता है कि वो कंट्रोल नहीं हो पाता। हाँ एक्चुअली हमारी शायद कुछ पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जितना भी रिकॉर्ड हुआ है ना उसको जंबल करेंगे, हाँ देखते हाँ, हैं कहाँ मैं तक। दोबारा अपन बात करके उसको नहीं, एडजस्ट करता कोई नहीं, कोई नहीं, डिस्कशन चलते रहना चाहिए। वो हम लोग उसमें से क्रीम निकाल लेंगे बाद में, हूँ। तो मैंने उसका कोई जैसे दिक्कत नहीं है। अभी अभिजीत आप थे नहीं, तो 108 का मतलब रिलेशन मैंने इनको बताया कि हमारा यूनिवर्स में 108 की इंपॉर्टेंस क्या है और वो कैसे कनेक्टेड है हमारे 108 को लेकर। हाँ, हमें थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई प्रॉब्लम, हाँ ये वाला पार्ट मैं स्किप करता हूँ, लेकिन छोटा सा, लेकिन आप अगर चाहो तो ये थोड़ा पढ़ सकते हो स्क्रीन में। ये हमारी बहुत माइन्यूट कैलकुलेशन है जिसके बारे में बताया गया है कि हम परमाणु अणु निवेश या इतने काल गणनाओं को, हम समय को कैलकुलेट करने के लिए इतनी छोटी छोटी गणनाएं भी दी हुई हैं, और सबसे बड़ी गणनाएं भी दी हुई हैं। आप देखोगे हमारे राइट हैंड साइड पे दिन रात्रि एक अहोरात्रम होती है। मतलब हमारा जो कैलेंडर बनता है हमारे जी जी, इसमें जो हमारा चंद्र कैलेंडर, जैसे विक्रम संवत की बात करते हैं तो विक्रम संवत बनता किससे? दो आयन से, उत्तरायण और दक्षिणायन, दो आयन होते हैं एक चंद्रायन में, मतलब एक विक्रम संवत में दो आयन होते हैं। एक आयन, और हर आयन में तीन ऋतु, वो सॉरी दो ऋतु होती है, नहीं सॉरी तीन ऋतु होती है, 6 ऋतु होती है टोटल। हाँ, एक आयन में 6 ऋतु होती है, और हर ऋतु 2 महीने की होती है ना। और हर महीने में दो पक्ष होते हैं, जिसको बोलते हैं पक्ष, है ना। और हर पक्ष में दो सप्ताह होते हैं, या हमारे जो एक चंद्रमा की एक कला हो जाती है उसमें, एक पक्ष के अंदर एक कला, फिर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्षी। तो हमारी गणना को ऐसे दिया हुआ। अगर हम आगे बड़ी गणना की बात करते हैं तो ये बोला जाता है कि एक वर्ष, मतलब हमारा जो एक साल होता है दिव्य देवताओं का एक दिन के बराबर होता है। हम जो एक साल जीते हैं, जैसे चींटी की एक अलग आयु होती है और आपकी एक अलग आयु है। हमारे लिए तो एक महीने में
नॉर्मल है, एक महीने में हमारा कुछ होगा नहीं, लेकिन एक महीने में हमारे पास केवल सैलरी क्रेडिट होती है, लेकिन उस एक महीने में चींटी या किसी जीव जंतु की पूरी एक पुश्तें निकल जाती हैं। वो पैदा होके पूरा सर्किल पूरा होके पूरी पुश्तें निकल जाती है। तो उसका समय, उसका गणना अलग है, हमारी गणना अलग है, हाथी की गणना अलग है, कछुए की गणना अलग है, चीता की गणना अलग है, सबकी अपनी अपनी जीवन की लाइफ साइकिल है। ठीक है, तो ऐसे देवताओं की भी गणना हमने अलग बनाई हुई है। तो देवताओं की गणना ये बोला जाता है कि जो हमारा एक साल बीतता है उसमें देवताओं का एक ही दिन बीतता है। अच्छा, हाँ। ठीक है, हाँ, actually वही है, मतलब इसमें तो बस हम लोग भूलोक का ही बात कर रहे हैं, और हाँ उसके बाद अलग अलग लोक है और बहुत सारे लोक है। उसमें भी हाँ। ये ज्योतिष का बहुत अच्छा इम्प्लीकेशन दिखाया है, जो भगवत पुराण में जो यूनिवर्स का स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, हम्म। और कैसे हाँ, उस उसमें टॉपिक को पूरा। हम डिटेल डिस्कशन में ले जा सकते हैं, वो भी हम बात हाँ कर सकते हैं। वो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं मोटा मोटा इसमें फटाफट कवर करता हूँ क्योंकि टाइम भी हाँ, हमारा जा रहा है इसलिए। तो मैं थोड़ा स्पीड हम्म, से चला रहा हूँ इसमें। बिल्कुल। तो जो हमारे जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्ष के बराबर हमारे चतुर्युग बोलते हैं। चतुर्युग का मतलब होता है 4 युगों का एक कॉम्बिनेशन, महायुग को हम बोलते हैं, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये दोनों चारों कंबाइंड होते हैं। तो वो उसकी लेंथ हम मानते हैं 12,000 दिव्य वर्ष। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मनुष्य वर्ष के हिसाब से 43,20,000 मनुष्य वर्ष के बराबर एक चतुर्युग होता है। और ऐसे 1,000 चतुर्युग को बना देते हैं, तब जाके ब्रह्मा का एक दिन बनता है। और ब्रह्मा का एक दिन और फिर ऐसी उतनी की उसकी एक रात होती है। तो ब्रह्मा दिन में क्रिएशन करते हैं और रात को डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो आप अगर वो हमारे ब्रह्मांड की यूनिवर्स की जो कैलकुलेशन देखोगे ना, तो आपको थोड़ा सा और ताज्जुब होगा। मतलब 1,000 चतुर्युग एक ब्रह्म दिन के बराबर होता है, जिसको हम एक कल्प बोलते हैं, जो होता है 4.3 बिलियन ईयर के बराबर होता है। तो अभी ये देखो, धरती की अभी साइंटिफिक कैलकुलेशन निकालोगे ना, धरती की एज कितनी है, 4.3 बिलियन है, जो हमारे एक ब्रह्म दिन के बराबर है, एक कल्प के बराबर। मतलब जब ब्रह्मा सोएंगे, रात्रि आएगी इतने ही समय बाद, तब ये धरती नष्ट हो जाएगी। अच्छा, तो हमारी कैलकुलेशन आज भी काउंटर फिट कर रही है, इस जगह एडजस्ट कर रही है। धरती को बने हुए 4.3 बिलियन ईयर ही हुए हैं, जो एक ब्रह्म दिन एक कल्प के बराबर है, मनुष्य वर्ष के बराबर है। ठीक है, अच्छा 2 कल्प वर्ष की बराबर अगर मतलब दिनों रात मना लें और 360 ब्रह्म दिवस मना लें तो एक ब्रह्म वर्ष बनता है। और बोला जाता है कि ब्रह्मा 100 साल जीते हैं, तो एक पूरी ब्रह्मा की लाइफ में 3.9 ट्रिलियन ईयर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब वैज्ञानिकों की बिग बैंग थ्योरी को अगर आप कैलकुलेट करोगे, बिग बैंग थ्योरी को, तो वो टोटल मोटा मोटा बोलते हैं कि जो बिग बैंग हुआ था करीब करीब 3 ट्रिलियन ईयर साल पहले हुआ। मतलब जो इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति है 3 ट्रिलियन ईयर के करीब करीब मानी जाती है, करीब जी, करीब जो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं तब की मानी जाती है। मतलब जो हम ब्रह्मा की उम्र के बराबर बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जब खत्म हो जाते हैं तो नए ब्रह्मा पैदा होते हैं। विष्णु, भागवत पुराण में बोला है, विष्णु की हर श्वास में एक ब्रह्मा पैदा होते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, तो ब्रह्म मतलब विष्णु की हर श्वास, जो जितनी भी श्वास लेते हैं, एक श्वास लेके जब खत्म करते हैं विष्णु, तो उसमें एक ब्रह्मा की पूरा जीवन काल पूरा हो जाता है। मतलब सोच सकते हो कि कितने ब्रह्मांड पैदा होते हैं विष्णु की कल्पना के हिसाब से। तो क्या चींटी कल्पना कर सकती है कि मनुष्य है एक धरती पे रहने वाला कीड़ा, क्या वो ये एहसास होगा उसको कि एक मनुष्य नाम की प्रजाति होती है? नहीं हो हाँ, सकती, क्योंकि इतना ही नहीं है थोड़ी इसका। सी लाइफ पर, हाँ, वो समझ नहीं पाएगा, मतलब इंसान की पूरी लाइफ कैसे तो होती देखा है। भी नहीं है। और इसका इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं एग्जिस्ट करते हैं, हाँ, हम एग्जिस्ट नहीं करते। एक दिन मेरे बेटे ने पूछा था एक क्वेश्चन इस चीज के लिए, तो हम गार्डन में थे, तो मैंने उसको ये एग्जांपल दिया कि बेटा ये देखो एक कीड़ा, ये कीड़ा जो रेंग रहा है, क्या इसको पता है कि हम हैं? क्या पता कि नहीं होगा शायद। हाँ, बिल्कुल उस कीड़े को नहीं है एहसास कि हम हैं, लेकिन क्या हम हैं या नहीं है, कि हम तो एग्जिस्ट करते हैं। और हमें पता है कि वो एग्जिस्ट करता है, कि हमें तो पता है वो एग्जिस्ट करता है, और हम भी एग्जिस्ट करते हैं, वो भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस कीड़े को नहीं पता कि हम एग्जिस्ट करते हैं। अब इसको रिवर्स कर देते हैं, हम कीड़े बन जाते हैं। अब बताओ, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भगवान है या नहीं है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी हाँ? समझ ही, ये हम ये समझते हैं उससे ब्रह्मांड पहले का ही। फूड चेन के बारे में हम बात कर रहे हैं। यूनिवर्स का फूड चेन, हाँ अलग अलग डायमेंशन। एक्चुअली देव हम लोग के थ्रू फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उनका। तो हम भी हाँ कुछ तरीके, वही है ना एक्चुअली, यज्ञ वगैरह सब क्या है, साइंस ही तो है जो बारिश भी करा दे। तो हाँ एक्चुअली कुछ नहीं, देव भी अपना कर रहे, लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा भला हो।
ठीक है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। हम आपको अभिजीत सर आपको एक बार यही बोले थे ना, एज अ स्पीसीज सबको कंसिडर करिए, हर लोक में, चाहे ब्रह्म लोक हो, कोई सा भी लोक, स्वर्ग लोक हो, जितने भी ऊपर के लोक है या नीचे के लोक है, सब अलग अलग टाइम लाइंस पे चलते हैं। और जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पे पूरा ब्रह्मांड का फूड चेन के बारे में डिस्कस हो रहा है। एक्चुअली हम कि हम लोग लाइफ खाते हैं, लाइफ टेक्स लाइफ, जिंदा रहने के लिए हम दूसरे यूज करते हैं। वैसे ही जो हम लोग से अपर बींग्स है, अपर स्पीसीज है, हमारे से हमको कुछ मिल रहा होगा, कुछ फ्रूट मिल रहा होगा, वही है। तो मैंने थोड़ा सा जो थॉट प्रोसेस एक्स्ट्रा मैंने शेयर कर दिया विक्रम कैलेंडर से, मैं तुरंत उस पर जिम करना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा मैंने और स्केल है, टाइम स्केल हम बोला जाता है कि ब्रह्मा ने अभी 50 साल पूरे कर लिए हैं और उसके फर्स्ट कल्प में है और 6 मनवंतर में है और 27वां चतुर्युग चल रहा है और इसमें हमारा 28 अभी चल रहा है चतुर्युग, जिसके अंदर अभी हम हैं। तो ये ब्रह्मा की लाइफ का है, मतलब 50% अभी ब्रह्मा की लाइफ निकली है। तो हम सोच ही नहीं सकते कि विष्णु की हमने एक श्वास भी एहसास करी है अभी तक। ठीक है, मैं अब थोड़ा क्विकली एक आपको फटाफट बताता हूँ कि हमारे नक्षत्र, क्योंकि हमारा जो विक्रम संवत की जो कैलेंडर गणना है वो हमारे नक्षत्र के आधार पर है। 27 नक्षत्र जो मैंने बताए थे, 27 नक्षत्रों की गणना के आधार पर हमारे जो महीनों और उनके नाम उस हिसाब से चले। तो ये हमारे 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र में एक मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टार हैं, मतलब नक्षत्र का जैसे मैंने मतलब बताया था ना कि ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं। तो जितेंद्र जी, हाँ मुझे जी, एक डाउट है, मुझे बस एक डाउट है, सॉरी, बस हाँ, एक डाउट था कि जैसे हम लोग नक्षत्र में, जैसे हमारे में, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे आइडेंटिफाई करके रखे नक्षत्र, राशियां, और वैसे ही अनेक 9 ग्रह। तो वो सारे 9 ग्रह में जो हम लोग जैसे राहु और केतु जैसे भी प्लैनेट्स को कंसिडर करते हैं, तो वो उसका फिजिकल, उसका लॉजिकल, मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन क्या है कि वो ये एक प्लैनेट्स वो, तो। वो एक अलग गणित है, लेकिन हमारे जो शास्त्र सम्मत जो बताएं जिनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, जिन ग्रहों का, वो 7 ग्रह हैं, जिनके नाम पे हमारे 7 वार हैं। जो हमारे 7 महीने जो 7 दिन के जो 7 वार है ना, 7, केवल इन्हीं का सीधे प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव बोलते हैं। हम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव को हम बात नहीं करते डे टू डे लाइफ में, या हम उसको अवॉइड करते हैं नकारात्मक। राहु और केतु एक आभासी बोला जाता है, जो उस वक्त प्रकट होते हैं, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के वक्त प्रकट होते हैं। वो ऐसे आभासी वो नहीं होते हैं। होने को तो हमारे यहाँ पे अब पहले बोला था कि भैया हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हैं, लेकिन बाद में वो खुद ही रोल बैक कर गए कि नहीं अब 8 ही ग्रह हैं, वो प्लेनेट है। अब उस पर भी कर रहे हैं कि नहीं इसको प्लेनेट डालना है, नेपच्यून को नहीं डालना, क्योंकि 14-15 प्लेनेट हम उनको घोषित हो चुके हैं। ये हमारे को पहले पता था कि भाई हम उन ग्रहों की बात नहीं करें जो सीधा हमारी धरती पर प्रभावित करते हैं। हमारा जो अंतिम ग्रह जिसको प्रभावित करता है हम उसको बोलते हैं सर्टन, शनि। शनि हमारा पहरेदार है हमारे सोलर सिस्टम का। अच्छा। शनि ग्रह हमारा पहरेदार है, जो बाहर की उनको आने को रोकता है। और जुपिटर हमारा वैक्यूम क्लीनर है। यहाँ पे विज्ञान की किताबों में पढ़ाया भी जाता है कि जो बृहस्पति ग्रह या जुपिटर ग्रह वो इसे वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर कैसे? तो वो साइज का इतना बड़ा है, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि धरती की तरफ आने वाले जो भी उल्का पिंड या कुछ भी है उनको ऑब्जर्व कर लेता है, कोई धरती तक पहुंच ही नहीं पाता, सुरक्षा का वजह से। और सेम काम शनि भी करता है। शनि और बृहस्पति ये मान के चलो धरती को बचा रहे हैं अच्छा। अपनी परिक्रमा के थ्रू। हम्म। ठीक एक है। तरह से ये भी यंत्र जैसा साउंड कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हम लोग जितेंद्र जी और मनोज जी, हम लोग आगे जाके बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को टच करने वाले हैं, जो कि हमारी एंशिएंट चीजों को कवर करेगा। तो हमने ऑलरेडी मनोज जी के साथ भी हम लोग एक सीरीज की प्लान कर रहे हैं, जो कि टेम्पल, अगर मैं थोड़ी सी रिवील करूं, अगर मनोज जी आपकी इजाजत हो, तो हम लोग एक जो पहले मंदिर बनते थे, तो उसकी जो, हाँ आपने कुछ, हाँ, मैं वो विक्रम कैलेंडर वाला ना वो टॉपिक पूरा कर देता हूँ एक बार। ठीक है आप कर लीजिए। जी जी, हाँ ठीक। इसको तो ये मैंने आपको जो पहले बताया था नक्षत्रों का जो है कि हर एक कॉन्स्टलेशन, मतलब एक हर इस नक्षत्र में एक स्टार के काउंट्स हैं जिनको जो स्टैटिक रहते हैं, जिनकी हम गणना करते हैं। तो ये कुछ नक्षत्र की लिस्ट है, हमारे 27 नक्षत्रों में ये गणना ली हुई है कि जैसे चित्रा, पीयूष और ये आद्रा, इसमें एक ही स्टार है, कुछ स्टार्स में 2 हैं, कुछ स्टार में 4 है, कुछ स्टार में 5 है, और मैक्सिमम 6 स्टार्स हैं किसी नक्षत्र में। रोहिणी चंद्रमा की सबसे प्यारी है, इसकी एक अलग कहानी है। हमने बोला गया है कि भैया रोहिणी रोहिणी सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, और उसमें 5 स्टार हैं। लेकिन वो उसमें रीजन क्या था, क्योंकि चंद्रमा का सबसे ज्यादा टाइम रोहिणी नक्षत्र में निकलता है। चंद्रमा जब मूवमेंट करता है ना स्टार में, तो इस कॉन्स्टलेशन में जब आता है ना तो सबसे ज्यादा वो ब्राइट रहता है। तो ये हमें कहानियों से बताया गया है कि चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी का नाम रोहिणी था। ठीक है। जी अच्छा, जी जी।
तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ। तो हाँ, दोबारा वो 108 पे मैं आता हूँ, क्योंकि इसलिए जब भी यूनिवर्स की बात करोगे ना तो आपको 108 बार बार आएगा। 108 मैंने जैसे बताया ना, 27 नक्षत्र, और वो 27 नक्षत्र तो 12 राशियों का आया था, ठीक है। अब दूसरे तरीके से देखा जाए तो हमारे पास जितने भी पाद संख्या, मतलब हमारे नक्षत्र क्या हुआ 27, जब हम रोजाना रात को जब आसमान देखते हैं, चंद्रमा के जब प्रस्थिति देखते हैं, तो उस वक्त तारों का जो नक्शा नजर आता है वो एक नक्षत्र कहलाता है। तारों के एक नक्शे को एक नक्षत्र बोलते हैं। तो हर 27 दिनों में, 27 दिनों के बाद वो तारों का एक समूह या वो पैटर्न दोबारा रिपीट होता है आसमान में, ठीक है। जब वो तारों का समूह इमर्ज होता है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अगर 27 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो दोबारा 108 आ जाएगा, दोबारा 108। अच्छा। तो हर जगह 108 का हमारा एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है। इट्स ए अमेजिंग नंबर एक्चुअली, ठीक है। तो 27 इंटू 4 करोगे तो 108 आ जाएगा। तो 108 अगर हमारे इनको राशि और इनको हम मैप करते हैं सर्किल में, मैंने एक इमेज लिया हुआ है, तो ये हमारे तरफ चारों तरफ 27 राशि हैं, और ये राशि 27 नक्षत्र हैं। हर नक्षत्र को 4 पादों में डिवाइड किया गया है, और उनके हिसाब से हम इसको दोबारा 12 पार्ट में राशियों के साथ इसको संलग्न करते हैं। जो हमारी वृष में जो भी राशि है ना, तो उनके साथ मैप करते हैं। तो मोटा मोटा देखेंगे ना तो 2 नक्षत्र और 1 पाद के बराबर का जो टाइम फ्रेम है वो एक राशि रहती है। तो आप देखोगे ना यहाँ पे, तो वो उन राशियों का पार्ट है ना, वहाँ उस हिसाब से कंबाइंड होता है इसमें। तो मतलब इसलिए नक्षत्रों की कैलकुलेशन यहाँ पे बिठाते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ना कुछ पोर्शन है, जैसे 120 एंगल पे आप देखोगे ना, कालका राशि है, और एक यहाँ पे मेष और मीन के बीच में, और ये धनु और वृश्चिक के बीच में स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, मतलब नक्षत्र और राशि दोनों एक साथ अलाइन कर रही है। आप देख रहे हो बीच में बिल्कुल सीधी लाइन है, बाकी और जगह कई लाइन मैच नहीं कर रही है। केवल ये 3 जगह, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये 3 जगह ही हमारी राशियां ये मैच करती हैं। तो इस जगह को हम बोलते हैं मलमास। हाँ, डबल मतलब जो आता है मलमास बोलते हैं उसमें, कि मलमास आ गया उस वक्त मलमास लग जाता है, क्योंकि नक्षत्र बोलते हैं मलमास क्या, मल नक्षत्र बोलते हैं उसको, मूल नक्षत्र बोलते हैं। जब बच्चा अगर इस राशि में या इस वक्त में पैदा हो, या उस दिन नक्षत्र की उस घड़ी में पैदा होता है, तो उसको बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसके मूड आ गए या मल आ गए, इसकी पूजा, स्पेसिफिक पूजा कराई जाती है। अच्छा। उसका कारण एक और है इसमें, हमारी जो गैलेक्सी उसका नाम है मंदाकिनी, मिल्की वे गैलेक्सी को हिंदी में मंदाकिनी बोलते हैं। तो मिल्की वे गैलेक्सी का एक सेंटर है ब्लैक होल, उसको बोलते हैं विष्णु नाभि। अच्छा। विष्णु नाभि। तो एक्चुअली ये जो आप सोलिसिटर स्टार्स की जो बॉडी है ना, जब यहाँ पे, जब ये जहाँ पे सीधी आती है, सबसे ज्यादा धनु और वृश्चिक के बीच में आती है। जब आपके सोलिसिटर चंद्रमा, ये नक्षत्र जब और ये धरती के एक साथ सीध में आ जाते हैं, तो वो विष्णु नाभि के सीध में आते हैं। तो उस वक्त सबसे हाईएस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। चुंबकीय प्रभाव सुना है ना आपने, चुंबकीय प्रभाव की, जब मैग्नेट आ जाती है तो बहुत सारा चुंबकीय प्रभाव पैदा हो जाता है। तो मलमास का या मूल नक्षत्र का ये प्रभाव पड़ता है कि उस दिन कोई बच्चा जब पैदा होता है, हम ये बोला जाता है उसके पास उस वक्त सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसके ऊपर, या गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, या चुंबकीय प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, जिसमें सीधा विष्णु नाभि का, मतलब ब्लैक होल तक का ग्रेविटेशनल इंपैक्ट करता है। इसलिए हम उसकी स्पेसिफिक पूजा कराते हैं कि यार ये बच्चा साक्षात विष्णु का रूप तो नहीं है। इस वक्त जो बच्चा पैदा होते हैं उसमें स्पेसिफिक एनर्जी होती है, उनके पास एक एनर्जी पावर होती है। तो ये मतलब मैं आपको सेलेक्टिव बॉडी से वैज्ञानिक तरीके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चुंबकत्व गुरुत्व का प्रभाव को हम इसको तरह में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके तो ये अब इसमें एक और चीज है, मैं जो महीनों के नाम, तो हमारे सेंटर में अर्थ है, अर्थ से हम चंद्रमा को देखते हैं। ये सारे जो सर्किल दिखा ना वो चंद्रमा है, सेंटर में आप अर्थ को घोषित करो, चंद्रमा इसके चारों चक्कर लगा रहा है। जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो पीछे ये जो पैटर्न नजर आते हैं ना, वो नक्षत्र कहलाएंगे, नक्षत्र या राशि कहलाती है, ठीक है। अब हमारे महीने होते हैं 12, तो हमने 12 महीने माने कि चंद्रमा 12 महीने रहेगा, चंद्रमा या पूरा चक्कर लगाएगा तो 12 महीने, मतलब ये 27 नक्षत्रों से पास होके जाएगा। तो जो 27 नक्षत्रों से गुजरेगा, तो हमारे 27 पार्ट से वो मतलब 108 पादों से वो गुजरता है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी के चक्कर में, लेकिन मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। हमारा जैसे कार्तिक महीने का नाम कार्तिक महीना क्यों है? कार्तिक महीने का नाम कार्तिक महीना क्यों? क्योंकि कृतिका नक्षत्र है। तो जिस दिन
जब वो चंद्रमा अर्थ से देखें तो वो कृतिका नक्षत्र में जब होता है, जो वो महीना है, मतलब जब चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में पहले दिन जब प्रवेश करता है, उसके बाद जो वो महीना लगता है उसको वो मास बोल देते हैं। तो कार्तिक मास इसलिए कृतिका राशि के नाम से पड़ा, वो कृतिका नक्षत्र की वजह से पड़ा। ठीक है। ऐसे आश्विन, इस वाले में क्या होता है कि जब चंद्रमा का पूरा सर्किल ही पूरा नहीं होता, जब तक यहाँ से पूरा करके जब उसको पूरा एक करीब करीब 2 या 2.25 टाइम लगेगा, फिर वो जैसे ही आश्विन नक्षत्र मतलब आश्विन नक्षत्र में प्रवेश करता है तो हमारा आश्विन महीना चालू हो जाता है। थोड़ा आगे चलते हैं, फिर भाद्रपद, ये देखो पोष भाद्रपद है, ये भी नक्षत्र का नाम है। फिर पोष भाद्रपद से थोड़ा आगे चलते हैं तो श्रावण मास, ये सॉरी मैं उल्टा जा रहा हूँ एक्चुअली, सावन भाद्रपद, मतलब एंटी क्लॉक में थोड़ा गलत डायरेक्शन बताया, चंद्रमा यूं मूव करता है। तो पहले श्रावण आता है, फिर यहाँ पे भाद्रपद ये नक्षत्र है, फिर आश्विन नक्षत्र है, फिर कार्तिका नक्षत्र है, फिर बाद में ये कहते हैं मार्गशीर्ष आ गया, फिर पोष आ गया, फिर ये माघ आ गया, तो ये फागुन, देखो ये उत्तर फागुन। तो ये नक्षत्रों के नाम है जो मैंने आपको नक्षत्र के नाम बताए थे ना इस टेबल में। तो यहाँ पे देखो वो चैत्र महीना चित्र नक्षत्र के नाम से पड़ता है। ठीक है। पोष महीना ये पीयूष के नाम से पड़ता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर जब चंद्रमा सीधा पड़ता है तो जेठ महीना पड़ता है। तो एक्चुअली जो इन्होंने जो कैलकुलेट किया हुआ है ना, हमारे जो नक्षत्र जो महीनों के नाम जो डिफाइन किए वो 27 नक्षत्रों की वजह से उनको डिफाइन किए हुए हैं। तो वो मतलब आप समझ सकते हो कि हमने एस्ट्रोनॉमी को किस लेवल तक कैलकुलेट किया हुआ है कि चंद्रमा जब इन तारों के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंटर करेगा या एग्जिट करेगा तब वो महीना कहलाएगा। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन तब थी। जी तो, बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज और है, मैं लास्ट पॉइंट में कवर करूंगा, फिर अपन क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। हमारे यहाँ बोला जाता है कि हमारे नाम निकलते हैं, हम बोलते हैं कि तुम्हारा नाम राशि क्या है। नहीं, मेरा नाम तो ग पे निकला है, ना मेरा नाम व पे निकला है, ना मेरा ओ पे निकला है, ना मेरा क पे निकला है, ये बोला जाता है। ठीक है। और हम बच्चों के नाम उस पे रखते हैं कि भैया पंडित जी से पूछते हैं कि भैया इसका बताओ, इसका नाम किस पे निकला है, और वो चेक करके बताओ। हम मान लेते हैं यार इसकी ये राशि आई है तो इसका ये नाम पड़ा है। इसका वैज्ञानिक तथ्य मैं बताऊं ना आपको, पुराने लोग जो 100-200 साल पुराने लोग और जिनको इसका पता है, वो आपको बोलोगे कि आपका नाम अभिजीत है या मेरा नाम जितेंद्र है, वो आपका डेट ऑफ बर्थ पता लगा सकते थे। पता लगा सकते थे। अच्छा, नाम से डेट ऑफ बर्थ पता लग सकता है। आपके नाम के शब्द में आपकी राशि मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ छुपी हुई है। अच्छा, इतना इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, इतना साइंटिफिक है ये। हाँ, हम इस तारीख, हाँ जी, हाँ, हम मानते नहीं है। हमने अब क्या हुआ कि बच्चे का जो नाम अच्छा लगता है हम वही नाम रख देते हैं। लेकिन अगर सोचो, अगर उसी नाम बोलते हैं कि उस साउंड से निकलता हुआ नाम निकला है, वही साउंड उसको रख दो, तो इवेंचुअली आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ एनकोड कर देते हो। उसमें कोडिंग टेक्नोलॉजी, एनकोडिंग टेक्नोलॉजी है। नाइस, इंटरेस्टिंग है होता। हाँ, एनकोडिंग टेक्नोलॉजी का मतलब हमारे संस्कृत में 108 वोवल मतलब साउंड बोले जाते हैं। अच्छा। ज्यादातर जो हमारी व्याकरण या जो भी शब्दावली बनती है उसमें कॉम्बिनेशन लगाओगे तो 108 वर्ड्स होते हैं। अच्छा। ये एक और 108 का एक और एग्जांपल है। 108 की इंपोर्टेंस के मैंने बहुत सारे होता है, ये एक और काउंट करिए आप उसमें। हमारी संस्कृत या हमारी भाषा में 108 साउंड को बनाया गया जो शिव जी के डमरू से निकले हुए हैं। मतलब कुछ सूत्र निकले हुए हैं, लेकिन हमारी जो वाणी जो बोली जाती है 108 सबसे ज्यादा साउंड है जिनका कॉम्बिनेशन परमुटेशन बना के हम शब्दावली या वाक्यांश जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो भी कहीं ना 108 वर्णवली में ही आते हैं वो सारे शब्द। अब इन्होंने क्या करा, जब आप किसी राशि में या किसी नक्षत्र के किस पद में पैदा होते हो तो वो कोड आपको दे दिया जाता है। जैसे आपका नाम अभिजीत है तो आपका एक यूनिक नाम कोड होगा कि जैसे मान लो अगर ढूंढा जाए तो कहाँ है इसमें, ये थोड़ा ढूंढने में समस्या हो रही है। जैसे जब मेरा नाम लेते हैं जय, तो अब जी जैसे जितेंद्र निकला तो जय। अगर मेरा नाम मेरे घर वालों ने उसी राशि के हिसाब से रखा होता जी, तो जी मतलब आषाढ़ राशि की ये चौथे पद में हुआ है, उत्तराषाढ़ में। तो ये डिफाइन है जी, मतलब अगर मैं बोलूँ जी तो किसी को पता अच्छा तो तेरा जन्म मतलब उस दिन हुआ है, तेरा डेट ऑफ बर्थ ये है। अच्छा, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ इंक्लूडेड है उसके अंदर, क्योंकि एक ही बार तो प्रोड्यूस होगी ये चीज। यूनिक है 108 में, क्योंकि चंद्रमा पूरा सर्किट पूरा कर लेगा तो महीने में आपकी तिथि अपने आप डिसाइड हो गई। तो आपके गुण और नक्षत्र पता लग जाएंगे। जैसे अभी कि
जय नाम वाले सारे हैं भैया, ये सारे जय नाम वाले ये उत्तर आषाढ़ में पैदा होने वाले, ए नाम वाले ये उस नाम से पैदा होने वाले। तो आपको वो राशि याद करने की जरूरत नहीं, आपके नाम में आपकी डेट ऑफ बर्थ इनकोड होगी। अच्छा, तो इतना डीप रिसर्च है, मतलब ऐसे पाइपलाइन बनाया गया है, एक सिस्टम बनाया गया है कि मतलब अगर नाम से या फिर कुंडली जैसे बनाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उससे पूरी हमारी जो आगे महादशा ये सब कैलकुलेट होती है, या फिर हमें कुंडली का प्रत्यक्ष में देखो, उसकी व्याख्या एक अलग चीज होती है, व्याख्या में मैं थोड़ा ज्यादा विश्वास नहीं कर सकता जी एस्ट्रोलॉजी, लेकिन मेरे को कुंडली की जो कैलकुलेशन है आई लाइक दैट टेक्नोलॉजिकल पॉइंट। ये नहीं कह रहा कि जो गणना होती है शनि की दशा लगी, राहु की दशा, आई डोंट बिलीव मच ऑन दिस फ्रैंकली स्पीकिंग। सबका अपने अपनी गणना हो सकती है, अपने अपने मत हो सकते हैं। मुझे लेकिन जो फैसिनेटिंग उसमें जो लगता है उसकी वो गणना है। आपकी कुंडली बनाने का महत्व मैं क्या मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ कि कल आपकी कुंडली अगर 1000 साल बाद भी किसी को मिली, या किसी को वो केवल वो टेबल चार्ट मिल गया, तो वो आपकी वो निकाल सकता है पोजीशन कि आप कब कहाँ किस वक्त पैदा हुए थे। हाँ, आपका नाम तक निकाल सकता है, आपका नाम क्या था, मतलब इतना एक्यूरेट है। हाँ, आपका वो चौखुटा किसी को मिल गया, किसी को कोई अवशेषों में वो चौखुटा मिल गया, जैसे श्री राम जी की वो निकाली कुंडली, वो कैसे निकाली है, तो आप उनका नाम कि भैया इसका नाम इससे शुरू हुआ होगा। ठीक है। तो मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें रखा गया। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मतलब मेरे को तो टाइटल का तो पता था कि समाज देती है, लेकिन फर्स्ट नेम का भी आज साइंस मेरे को पता चल गया कि उसमें भी टाइम स्टैम्प रहता है। और उसमें भी एक चीज और मेरे को ऐड करना है कि अपना मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया, मैं आता हूँ उसको वापस आता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और फ्रेम कर लेता हूँ। मुझे एक चीज पूछना है, मैं एंड में पूछूंगा, पहले आप कंप्लीट करो, एक बढ़िया चीज है। तो मैंने अभी आपको ये काल गणना के तरीके बताए, अब इसमें इन्हीं सब चीजों की गणना को कंपाइल करके ब्रह्मदत्त और वाहर मिहिर ने बहुत अच्छे तरीके से कंपाइल करके विक्रम संवत में पैकेज किया गया है, जो 2080 साल पहले लागू की गई, जिसको हमारी तो मैं बोल ही देता हूँ। आप वही जा रहे हो बार बार, मैं बोल ही देता हूँ। वो सवाल है कि सवाल क्या मतलब ऐड कर रहा हूँ कि जैसे मैं पुराण काफी पढ़ रहा था, तो उसमें भी जैसे आपका पूरा जो हेरिडेटरी रहता है, जो सिस्टम रहता है, किसका पापा कौन, इसका पापा कौन, इसका पापा कौन, ब्रह्म से लेके जो हम लोग ट्रेस करते हैं अपना जीनोलॉजी। तो उस जीनोलॉजी में जैसे ब्रह्मा के जो वंशज आए, उनके ऋषियों की जो वाइफ का नाम, उनके जो बेटे हुए, ठीक है, तो उसमें भी आपको दिखेगा कि ये लोग नाम बड़ा गुण बेसिस पे रख रहे हैं। मतलब आपको कुछ गुणात्मक भी बताना चाह रहे हैं, बस वो नाम नहीं है उनका, जो उनके बेटे रहे या उनकी वाइफ रही है। जैसे आपने चंद्रमा का और रोहिणी का बताया, तो वैसे ही वंशावली में भी जब जाते हैं तब बहुत सारे ऐसे ही नाम मिलते हैं, इनसे ये बना, इनसे ये जो। तो उसमें एक तो आपको वही चीज दिख रहा है कि वहां पे स्पीसीज भी रहे, मतलब कोई तो है, ऐसा नहीं है कि किसी इंसान के बारे में या किसी जीव के बारे में बात नहीं कर रहे, जरूर कोई जीवात्मा ही है वो, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ हम लोग क्रिएशन का भी वहां पे सिस्टम आपको बता दे रहे कि क्रिएशन कैसे हुआ, साथ ही साथ वो गुण जोड़ के जो नाम में जो छुपा है, जो नाम में हम गुण छुपाते हैं, टाइम स्टैम्प छुपाते हैं, काफी चीजें हैं उसमें और ऐड हो जाती है। तो नाम में देखो कितनी बड़ी चीज है, नाम में गुण भी वो छुपाते थे, किसी भी नाम रखवाते हैं, नामकरण संस्कार इतना महत्वपूर्ण क्योंकि उसके अंदर एनकोडिंग की गई, नाम के अंदर गुण छुपाया गया, नाम के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ छुपाई गई, आपकी क्वालिटी छुपाई गई, और आपको एक दिशा दी गई जीवन के लिए कि ये आदमी गंगाराम मतलब रखा, तो मतलब उसमें गंगा सदस्य गुण आने वाले हैं, या उसमें उस टाइप की व्यवस्था वो करने वाला है, जो गंगा काम करती है वो काम वो करने वाला है। एक तरीके से भविष्यवक्ता भी हो गए उसके नाम के साथ साथ। तो वो गुण क्वालिटी का कॉम्बिनेशन रखा जाता है इसमें। मैं जैसे एक कंट्रोवर्शियल चीज बोलता हूँ, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, जैसे हमारे बोला जाता है कि वंश हमारे पुरुष से बढ़ता है, स्त्री से क्यों नहीं बढ़ता। लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये चीज सुनना, लेकिन ऐसा क्या है कि हमारे सभ्यता समाज में पुरुष की ही वंशावली मानी जाती है, स्त्री की क्यों नहीं मानी जाती। इसके पीछे भी जीनोम साइंस है। जीनोम साइंस के अंदर आपने पढ़ा होगा बचपन में एक्सएक्स और वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो जब प्रोबेबिलिटी आप देखोगे क्रोमोसोम्स की एक्स और वाई, अगर एक्स और एक्स क्रोमोसोम बनते हैं तो स्त्री बनती है, और एक्स और वाई क्रोमोसोम बनते हैं तो पुरुष बनता है, ठीक है। तो आप ये बताओ, अगर पुरुष की क्रोनोलॉजी, अगर किसी को कार्बन डेटिंग या किसी का कोई एसेंट मिला, उसकी डेटिंग निकालनी है, तो
जो दादा है उसके पास वाई है, दादी के पास तो एक्स है, लेकिन बेटा है, दादा का पोता आया, उसके पास भी वाई उसके दादा से ही आया, उसकी माँ से आया नहीं आया तो गारंटी नहीं है, लेकिन उसके आगे वाली जनरेशन में वाई तो उसी एंसेस्टर में रहेगा। तो मतलब अगर पुरुष वंशावली को आप पकड़ोगे तो आप वाई को सीधा ट्रेस कर सकते हो कि कहाँ पे जाएगा ये, इसकी वंशावली कहाँ तक जाएगी। एक्स के साथ नहीं कर सकते आप जीनोम साइंटिफिक के हिसाब से, इसलिए ये भी ये हमारी एक कारण। हाँ, मतलब अब तो मुझे काफी चीजें समझ में आ रही है एक्चुअली, कि मतलब जिसको हम लोग समझते थे पुरुष समाज जैसे पुरुष वाला समाज या फिर स्त्री वाला समाज, जैसे मैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी, हम लोग जब शिव शक्ति का वर्णन ऐसे सुनते हैं तो शक्ति को हमेशा उसमें भी बोला जाता है जो देवी है उनमें भी शिवत्व है, शिवत्व के बिना कोई जिंदा कैसे रहेगा, पुरुष तत्व अगर है ही नहीं, और जो शरीर है वो प्रकृति का शक्ति का पार्ट है, तो उस पार्ट में अगर देखें तो ये चीज समझ आता है कि भाई जो वाई क्रोमोसोम है, जो वाई है, जो शिवजी है, वो आप डिसाइड कर सकते हो, उसमें इनकोड करके आप थ्रू आउट द जनरेशन आप कोई इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर सकते हो, कोई स्किल पास ऑन कर सकते हो, कोई चीज पास ऑन कर सकते हो वाई को फिक्स करके। लेकिन एक्स को फिक्स करने जाओगे तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी रह सकता है। ऐसा नहीं है कि मैट्रियार्कल जैसे मधुमक्खी का होता है, जैसे चींटियों का होता है, ये सब पूरा मैट्रियार्कल है। इसमें जितने भी मेल होते हैं सारे वर्कर्स होते हैं, वर्कर बीज, वर्कर एंड्स, ठीक है। तो वो अलग टाइप का, ऐसा आपको जापानीज में मिलेगा, और इवन साउथ इंडिया में काफी जगह मैट्रियार्कल। लेकिन पैट्रियार्कल रखने का मोटिव यही है कि आपको कोई स्किल ट्रांसफर करना है क्लैन बेसिस पे। वैसे लोग कहते हैं कि मैट्रियार्कल में ज्यादा बेटर होता है, बट मेरे को इसमें अभी और रिसर्च करना है, क्योंकि ये चीज काफी हाँ, नहीं, इंटरेस्टिंग। वो एक गुण प्रधान व्यवस्था हो गई, वो गुण कहाँ से आए वो बात नहीं है। बात ये कि आप ये बताओ कि वंशावली बनानी है कि आप श्री राम के वंशज हो, आप श्री मनु के वंशज हो, ये आप कैसे ट्रेस करोगे? केवल पुरुषों को तो ट्रेस किया जा सकता है, स्त्रियों को ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके एक्सेस क्रोमोसोम कैसे मैच करोगे? तो इसका मतलब एक्स वाई तो आज से मुश्किल से 70-80 साल पहले पता लगा ही क्रोमोसोम की टेक्नोलॉजी। वी नोज फ्रॉम देयर आर नंबर ऑफ एविडेंस कि हम क्या क्या जानते थे, और हर चीज जो सेट हुई है उसके पीछे क्या कारण रहा है, कहने के वैज्ञानिक ठीक कारण। है। तो ये सारे जो आपने बहुत अच्छे से एलेबरेट किया है, बहुत ही डीपली आपने इस चीज को रिसर्च आपने रखा है ऑडियंस के सामने, तो ये तो बहुत ही मतलब लोगों को आंख खुल जाएगी मतलब। हाँ, इतने लेकिन सारे। कहने का कन्वर्सेशन बहुत बड़ा है, आपको हो सकता है कि छोटे छोटे पार्टों में काटना पड़ेगा, छोटे छोटे। हाँ हम लोग इस पे आगे जाके सीरीज भी बनाएंगे, क्योंकि इतने वाइटल है, इतना बड़ा एस्पेक्ट है इसका, तो ये तो अलग अलग सीरीज ही बनानी पड़ेगी। जो कि मेरी फाइनल क्वेश्चन है आपसे, हाँ जी। कि इतने सारे ज्ञान, इतने सारे डीप रिसर्च और कैलकुलेशंस, तो अभी हम लोग इंग्लिश कैलेंडर के पीछे क्यों टाइम वेस्ट करें? हमें फिर से इसको लागू करना चाहिए हमारे लाइफ में, हमारी सोसाइटी। मेरे को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगता है, जैसे मैं इंग्लिश भी वर्ड यूज करता हूँ। पहले मैं भी हाँ सोचता था कि हाँ, हमारी भाषा पे गर्व होना चाहिए, भाषा को बढ़ाना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम वही आ जाती है ना कि आपको काम तो सबके साथ करना है, जो लोग इस चीज को भी नहीं समझते उनके साथ भी काम करना है। तो आपको कन्वर्सेशन कैसे बनोगे, कैसे करोगे? आपको तमिल आती है, आपको जैसे ओडिया आती है, मुझे ओडिया नहीं आती, अगर आप मुझे ओडिया में बोलोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा आपके साथ कन्वर्सेशन, हम बात नहीं कर पाएंगे। हमें कहीं ना कहीं मिड पाथ पे आना पड़ेगा, और ये पॉपुलरिटी बेसिस होता है। तो अंग्रेजी कैलेंडर या इंग्लिश, जो भी रीजन रहा हो कि पिछले 100-200 सालों में अंग्रेजों ने इतनी सारी धरती पे राज किया और उन्होंने काफी इम्पैक्ट डाला, ज्यादातर लोग उसके हिसाब से इंक्लाइंड है, तो पॉपुलरिटी की वजह से ज्यादातर लोग वो समझते हैं। जानते हैं लैंग्वेज को। तो हमारी मजबूरी कह सकते हो कि हमें वो करना ही पड़ेगा, है ना? हमें अब इम्पोर्टेंट क्या है? हमें इम्पोर्टेंट अपनी उस घमंड को या गर्व को बनाए रखना है कि नहीं भाई हम तो हिंदी और इसी को ही मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे, तो हम फिर अपनी इंफॉर्मेशन को लिमिट कर लेंगे, हम आगे स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। तो सब में हमको वो चीज लाने के लिए उनके साथ मिंगल होना पड़ेगा, एडजस्ट होना पड़ेगा। हाँ, उन चीजों को वो समझा पाए तो वो हम अभी स्टेज में अब हम आए ना, 2014 के बाद यही तो चेंज आया सबसे बड़ा, कि हमने तो कनेक्ट तो बना लिया, अब कनेक्ट के साथ वो इन्फॉर्मेशन हम धीरे धीरे वहां स्प्रेड कर रहे हैं। नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग, वेस्ट समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस, वो खुद हिंदी सीख रहे हैं। यहाँ पे हिंदी का मतलब सप्ताह चलता है, और काफी यूके में काफी सारी एक्टिविटीज होती है अब हिंदी की, वो समझ रहे हैं हिंदी की इंपॉर्टेंस, हमारे कल्चर की इंपॉर्टेंस, दे आर स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। बट ये आपको मार्केटिंग के लिए पहले लोकल गांव में कोई अगर सामान बेचने जाओगे तो पहले भाई क्या कर रहे हो बोलना पड़ेगा। बिल्कुल इसी चीज के लिए मैं एक तो इस पे करना चाहता था कि साइंस ऑफ साउंड और साइंस ऑफ लैंग्वेज के बीच में टेक्निकल डिस्कशन करना, एक डिबेट हो
कि लोगों को समझ में आता है कि साइंस ऑफ साउंड और संस्कृत सेम है, एंड देयर इज अ साइंस ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज इज ऑलवेज इवॉल्व्ड, बट साइंस ऑफ साउंड इज नॉट इवॉल्व्ड. दैट इज अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क. संस्कृत इज द साइंस ऑफ साउंड. वो हर चीज का जो मूल साउंड है वो बताता है. तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट सारे लैंग्वेजेस संस्कृत से ही आ रहे हैं, क्योंकि वो एक लैंग्वेज है जिससे आप एक कोडिंग लैंग्वेज आप समझ लो. जैसे अगर अभी सर आप इसमें ऐड ऑन करो तो आपको मैं बताया था कि संस्कृत इज नॉट अ लैंग्वेज विच वी टॉक in which we talk. That is for rituals and tantras and different क्रियाज अलग अलग चीजों के लिए है. बट जो हम लोग का जो लैंग्वेज है, जैसे तमिल लोग बोलते हैं कि ओल्डेस्ट लैंग्वेज, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि लैंग्वेज आर ऑलवेज इवॉल्व्ड. और तमिल सबसे वहाँ सिविलाइजेशन सबसे पुराना है, तो वहाँ पे क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को इवॉल्व करने के लिए वहाँ पे लोगों का बहुत सालों से रहना जरूरी है. जैसे इंडिया में इतने सारे लैंग्वेज इसीलिए है क्योंकि लोग उस लोकल रीजन में बहुत सालों से रहे हैं और बिना ज्यादा इंटरेक्ट किए हुए, इंटरेक्ट कर रहे, ट्रेडिंग हो रहा है, बट दे आर सेटल्ड. सो देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस, सो मच डाइवर्सिटी, जो आपको पूरा वर्ल्ड को मिलने तो नहीं मिलेगा जो इंडिया में मिल जाएगा. बिल्कुल. तो ठीक है. मतलब जी, कंक्लूजन ये है कि हमें अभी तो उसी माहौल में रहना पड़ेगा, लेकिन इसका एक अच्छा तरीका है कि हम कैलेंडर को कैसे इम्पोज कर सकते हैं. उसका सबसे बढ़िया तरीका है जितने भी फेस्टिवल्स हैं हमें वो मनाने चाहिए और पूरे धूमधाम से मनाने चाहिए. पीपल गेट कंफ्यूज और खुद ही वो रिसर्च करेंगे कि हाँ भाई दिवाली तो लास्ट ईयर 12 नवंबर को थी, ये आज 9 नवंबर को क्यों पड़ रही है, तुम्हारा चेंज होता है. तो इवेंचुअली उसके सामने क्यूरियोसिटी जागेगी तो 3 बार करेगा. लेकिन इसका इंपॉर्टेंट ये है कि हमें जितने भी रिचुअल त्योहार जो हमारी प्रथा से बनाते आए हैं उनको बहुत धूमधाम से ग्लोबली मनाना चाहिए. जब हम अपने आप बनाएंगे तो अगले में क्यूरियोसिटी अपने आप जागेगी, अपने आप वो कैलेंडर को अडॉप्ट करने चालू हो जाएंगे. जैसे नासा है, एक छोटा सा जो विक्रम संवत का मैं एक इंपॉर्टेंट एक छोटा सा फैक्टर भूल गया था. चंद्रयान प्रोजेक्ट के लिए जो हमने किया है, चंद्रयान 3, 2, 1 जो भी किया है, और नासा के जितने भी लूनर प्रोजेक्ट होते हैं, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा वो हमारे पंचांग और हमारे लूनर कैलेंडर को ही उपयोग करते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए. क्योंकि उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको ग्रेगोरियन कैलेंडर को पहले लूनर कैलेंडर में कन्वर्ट करके वो डेट निकालनी पड़ती है. तो हमारे जैसे लोग जो नासा में हैं, जो भारतीयता को समझते हैं, उन्होंने बोला इतना कंफ्यूजन क्यों है कि ये हमारा पंचांग ले लो कि ये जंतरी आती है, जंतरी में तिथि है. तो वो वैज्ञानिकों को इजी लगा रहा है, ये तो बहुत अच्छा चार्ट है, इसे तो हमें याद भी रखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. हमें तो ये पता लग जाएगा कि लूनर कैलेंडर में इस तिथि के दिन चंद्रमा की पोजीशन ये होगी और सोलिसिटर और सन की पोजीशन ये होगी. अरे ये तो बहुत ईजी तरीका है. तो वो तो सीधा हमारा पंचांग चिपका रखा उन्होंने लूनर उसमें नासा की लेबोरेटरी में. मतलब आप बोल रहे हो हमारे पास आईआईटीएन होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है पंचांग. तो नासा को इस पे रिसर्च करनी पड़ती है, नासा को कैलकुलेट करनी पड़ती है मैथमेटिकल. हमारा जो लोकल पंडित है गांव का, उसके पास बता देगा कि तुम्हारा शनि कहाँ पे है, किस कॉन्स्टिट्यूशन में है, या बृहस्पति कहाँ पे है, बृहस्पति कौन सी पोजीशन में है. तो जो एक पंडित है जो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो एक पोथी पन्ना देख के वो बता देगा. 8वीं पास या 9वीं पास आदमी भी, वो हमारा वैज्ञानिक है ना. अगर कोई मेरे जैसा साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट से भी बहुत बड़ा बन जाए और उसे पूछे भैया बृहस्पति की पोजीशन बता सकते हो कि आप तो बहुत बड़े नासा में काम करते हो, आई नीड टू चेक ऑन द गूगल और आई नीड टू चेक वेयर इट इज करंट. मतलब हम इसको मतलब ये नहीं बोल सकते, ये भी एक पढ़ाई है जो मतलब मेमोराइजेशन की, सिंप्लीफिकेशन की कहते, एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हमारे पंचांग ने कितना सिंप्लीफाई और इजी कर दिया कि एक बिना पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा एक गांव का पंडित भी उसको समझ सकता. उसके लिए वैज्ञानिक स्टडी करने की जरूरत नहीं है. दैट्स द क्वालिटी. ये है मतलब आपने क्या बोलते हैं कि वैज्ञानिक स्टडी तो है ये, लेकिन हम लोग का ना स्टडी ही वैज्ञानिक है, ये बस बताना चाहिए कि हमारा जो स्टडी है वो ज्यादा वैज्ञानिक है. बिल्कुल. शायद मतलब दिखने में या फिर एंशिएंट लगे, पुराना लगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है. ये पूरा दिमाग का ढक्कन खोलने वाला नॉलेज है. आज की जो डिस्कशन है, आपने इतने डीपली रिसर्च किया इस पे और इतने सारे इसके मतलब डायमेंशंस हो सकती है, ये तो हमें पता भी नहीं था ये मतलब इतने डीप जाएगा, इतने डीप जाए. तो इसको हम आगे भी जारी रखेंगे. बिल्कुल. हम आगे जाके भी इसको सीरीज लाएंगे. कई इलाके हैं, मतलब जो थोड़ा भी मैं अभी पढ़ रहा था और कुछ मेरे को अभी समझ में आए. भारत के कई शहर, गांव, और अभी गांव ढाड़ियों में जाओगे ना
और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 60-70 साल के लोग हैं, वो उनसे आज तिथि पूछो, उनको हिंदी अंग्रेजी कैलेंडर, मेरी दादी को अंग्रेजी कैलेंडर समझ में नहीं आता, मेरी मम्मी को भी नहीं आता कहीं तक कभी आता अंग्रेजी कैलेंडर कौन सी डेट है, उनको तिथि हमेशा याद रहती है, मेमोराइज। नेपाल के किसी गांव में जाओ नेपाल में, लोग आज भी वो विक्रम संवत की तिथियों को यूज करते हैं। मतलब वो ये नहीं बोलेंगे कि आज 24 अक्टूबर या 20 अक्टूबर है, भैया आज आज पांच पंचम है अपनी इसकी नवरात्रि की, हाँ, अश्विन हम भी यहाँ भी इसी तरह का लोकल कैलेंडर यूज करते हैं, लेकिन पता नहीं वो विक्रम संवत से इंस्पायर्ड है कि नहीं है, लेकिन इंडियन कैलेंडर है और उसी तरह से सब रहता है। उड़िया कैलेंडर है। उड़िया में जो मेरी बेस मैथमेटिक्स सेम है हमारे, सेम है, हाँ, हमारे रीजनल कैलेंडर्स है, लेकिन बेस मैथमेटिक्स सबका सेम है, जितना मैं ऊपर से जितना समझा सेम है। तो बिल्कुल सबसे अच्छी बात है कि हमारा कैलेंडर स्टार्ट ही चैत्र मास से होता है, और ये सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है कि एक साल की शुरुआत चैत्र में अप्रैल महीने से होनी चाहिए। मतलब मैं खुद दूसरे तरीके से और बोलूं, अंग्रेज हैं, अंग्रेजों का कैलेंडर जनवरी से चालू होता है, लेकिन इनका फाइनेंशियल कैलेंडर आज भी 1 अप्रैल से चालू होता है। ऐसा क्यों भाई? अच्छा, फाइनेंशियल कैलेंडर क्या 1 अप्रैल से चालू होता है हमेशा? भारत में भी फाइनेंशियल कैलेंडर 1 अप्रैल से चालू होता है। बोला इसलिए जाएगा क्योंकि उस वक्त करीब करीब हमारा नववर्ष शुरू होता है, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा होती है, नया ट्रेड चालू होता है, नई ऊर्जा चालू होती है, सब कुछ नया चालू होता है उस वक्त से। तो वैज्ञानिकों ने, ये हमारे अंग्रेजों ने लोगों को कैलेंडर तो 1 जनवरी से पढ़ा दिया, लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम नहीं वो पहुंचा पाया, क्योंकि हमारे जो वैश्य समाज है, जो भी व्यापारी वर्ग है, उनके पास पावर थी, ट्रेड की पावर थी, वो तो अपना वो तब तक भी भारत आजाद हुआ है उसके कई सालों बाद तक भी अपना ट्रेड ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से स्टार्ट करते हैं। गुजरात में देखोगे तो वो दिवाली नववर्ष से शुरुआत करते हैं, तो वो तो स्ट्रिक्ट है, अंग्रेज उसको हिला नहीं पाए, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम पे कोई वो भी हाथ नहीं डाल पाए। तो इवेंचुअली उन्होंने खुद ने अपना लिया कि भैया हमारा फाइनेंशियल ईयर भी 1 अप्रैल से चालू होगा। भाई ऐसा क्यों? तुम्हारा तो कैलेंडर 1 जनवरी से चालू होता है, तुम 1 अप्रैल से क्यों करते हो फाइनेंशियल ईयर चालू? बिल्कुल। अभी तो हमारी जो एनुअल होता है, हाँ, हमारा जो टैक्स रिबेट होता है 31 मार्च होती है लास्ट डेट। फाइनेंशियल कैलेंडर ऐसा क्यों डिफरेंस है दोनों में? क्या ऐसी क्या गणना है? जी, ठीक है। तो ठीक है, बहुत अच्छा सा, बहुत दिमाग खोलने वाला। बस मैं एक